अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। ओके, तो आई होप आप लोग अपने नोटबुक वगैरह जो है वो बिल्कुल कलेक्ट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है वो नोट्स उतारते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं। इवन कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बजाय किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आपने जस्ट वो पुट अप करके आंसर निकाल देना है। तो दिस इज़ मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। ओके, तो आप लोग बिल्कुल इसको फॉलो करें, ठीक है। तो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा? चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, उसके न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, ठीक है। कोई भी इशू हो लेट मी नो, और अगर मेरे टीचिंग मेथड के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है, कि आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो मेथड है टीचिंग का वो और इम्प्रूव हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल। इससे मेरी भी लर्निंग हो जाएगी और आप लोग मुझे जो है वो सजेशंस भी दे देंगे, ठीक है। तो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1 फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे ठीक है ऐसे ही, चलिए मैं लिख देती हूँ, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड into the nitrogen and oxygen नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलोज, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कुछ इस तरह से, रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो कि आपको नीचे बताया गया है, दैट इज डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस हम बहुत अच्छे तरीके से करके आए हुए हैं अपने चैप्टर, अपने लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने इसके लेक्चर्स अटेंड ना किए तो आपको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसलिए अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो उनको प्लीज़ जाके देखिए, उनके नोट्स बनाइए, उसको अंडरस्टैंड करिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने यही स्टेटमेंट के अंदर यही बात की है कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात कि न्यूमेरिकल के अंदर ना, या तो इक्वेशन आपको दी हुई होगी एग्जामिनर ने पेपर के अंदर, या फिर आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ये अगर इक्वेशन यहाँ पे ना दी हुई होती, ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही अंडरस्टैंड करके इक्वेशन बना लेते। कैसे? डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड लिखते हैं, जाहिर सी बात है इसकी डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की डिकम्पोजिशन की बात ही नहीं कर रहा। तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होगी किसके अंदर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। और ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। एरोज का भी आपको पता चल गया, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लगा दिया। इवन इन द केस अगर वो आपको एक इक्वेशन जो है वो नहीं भी देता, तो आपने जनरेट कर लेनी है स्टेटमेंट को फॉलो करके, उसको अंडरस्टैंड करके, ठीक है। तो अब ये हमने इक्वेशन लिख ली, हमें इस इक्वेशन से ये पता चले कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वो अब हमें क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रही, ठीक है, आपके बुक में है, तो आप लोग वहाँ से इसको बुक भी साथ में रख लें आप लोग, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, आर। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है अब वो आपको बारी बारी बताने लगे, ठीक है। जैसे कि अब हमने गिवन डाटा लिखना है, ठीक है, गिवन डाटा। ये स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी, ठीक है, आप लोग पेपर में लिखो तो आप लोग भी बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट्स वगैरह लगा के स्टार्ट से इक्वेशन आपने मस्त लिखनी है, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल का यानी कि क्वेश्चन अगर ये पार्ट में है तो उसका पार्ट नंबर लिखो, अगर क्वेश्चन नंबर है तो उसका क्वेश्चन नंबर लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। ये अभी मैं शॉर्ट
के लिए करवा रही हूँ। गिवन डाटा, जैसा कि यहाँ पे गिवन डाटा क्या है कि हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, डिकम्पोजिशन के बाद इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो वो सारा गिवन डाटा है, वो आपको उसने वैल्यू दी हुई है बुक के ऊपर। उसने कहा है कि 1.1 मोल पर DM³ ठीक है, उसके बाद 3.90 मोल पर DM³ एंड 1.95 मोल पर DM³ रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। रिस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू दी हुई है ना, जो पहली वैल्यू है, जो पहला उसने ये बताया डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, वो इसकी वैल्यू है, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर उसने वैल्यू दी है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, जो कि सेकंड डिमेंशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन है, तो थर्ड वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसने दी है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं गिवन डाटा में। हम लोग लिख लेते हैं जी डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमें उसने बताई है, तो हम इसको जाहिर सी बात है हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमने देखा कि कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम लोग ब्रैकेट से शो करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो जस्ट बताया हुआ था ना, कंसंट्रेशन हमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से पता चला था, तो वो हम कैसे शो करते हैं, इससे कंसंट्रेशन ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ब्रैकेट। तो हमें इसकी कितनी उसने वैल्यू दी हुई है दैट इज 1.1 मोल पर DM³, 1.1 मोल पर DM³। तो पर को आप लोग इस तरह से लगा के जो है वो इस तरह से डैश लगा के भी, यानी कि तिरछे से लाइन लगा के भी आप लोग शो कर सकते हो, या फिर अगर आपने ये नहीं लगानी है तो जिस तरह से न्यूमेरिकल में वैल्यू दी है वैसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद उसने हमें नाइट्रोजन की क्या वैल्यू दी हुई है दैट इज सेकेंड 3.90 मोल पर DM³। नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन उसने क्या दी हुई है, यानी कि कंसंट्रेशन उसने क्या दी हुई है दैट इज 3.90 मोल पर DM³, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन की उसने कितनी कंसंट्रेशन बताई हुई है दैट इज 1.95 मोल पर DM³, ठीक है। अब हमें इन तीनों की कंसंट्रेशन इसका तो पता चल गया, ठीक है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या कंसंट्रेशन है इस पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। उसके बाद नाइट्रोजन की क्या कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन है, दैट वैल्यूज आर गिवन बाय द जिसने भी न्यूमेरिकल सेट किया है, ठीक है। तो उसने हमें इसकी सारी की सारी कंसंट्रेशन बता दी हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे कि हम लोग केसी लिखेंगे, इसका केसी कैसे लिखते हैं, केसी लिखेंगे भाई, ठीक है। तो उसने कहा है फाइंड आउट द केसी फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। हमने पहले स्टेटमेंट लिखी, फिर उसने हमें ये कंसंट्रेशन बताई हैं सारी की सारी जो भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है हमें कि केसी बताओ भाई इसका, और केसी का फॉर्मूला तो हमें आता है, ठीक है। हमें भी आता है और आपको भी आता है, आप तो बहुत ही जीनियस हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो कोई करना जो है वो फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने मुझे से लेक्चर सारे अटेंड किए हुए हैं केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट के, ठीक है। तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो केसी का क्या फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, क्या ये क्वेश्चन बैलेंस है, खुद देख के बताइए जरा। वेरी जीनियस, यू आर द वेरी वेरी जीनियस पर्सन, ठीक है। आपको बिल्कुल पता चल गया कि क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। कैसे पता चला, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी तो बैलेंस है, ठीक है, दोनों तरफ। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 लगा दिया हमने। तो ये ऑक्सीजन अब कितनी हो गई, यहाँ पे 2 तो हो गई, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन अब नाइट्रोजन जो है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ओ माय गॉड, ये नाइट्रोजन हमारी जो है अब वो क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। और ये तो आप लोग जीनियस बच्चों को पहले से पता है कि जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है वो इस वाले नंबर के साथ, जो उसके नीचे लिखा होता है एलिमेंट के, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन अब बैलेंस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है,
दोनों तरफ बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। अब ये नहीं करना आपने कि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 4, नो, दिस नंबर बिलोंग्स टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये 2 नाइट्रोजन तो है ही, उसके साथ 2 होने की वजह से नाइट्रोजन 4 हुई है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 ऑक्सीजन ही बनाएगा, ठीक है। तो सेम एज केस ऑन द अदर साइड, ओके। तो ये हमें कंसंट्रेशन से दी हुई है, तो हमने केसी का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे तरीके से याद किया हुआ है, केसी इज इक्वल टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स यही बन रही है, ठीक है, वो लिख दी हमने, और ये इक्वल का साइन आपने इस लाइन के बराबर लगाना है। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, आपको ये बात पता है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अच्छा, इसमें अब आपने मुझे गलती बतानी है कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे N2O, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या हुआ, रिएक्शन गलत है, केसी ये जो मैंने लिखा है दैट इज रॉन्ग। हाउ कुड यू से दैट दिस इज रॉन्ग? एग्जैक्टली, यू आर वेरी जीनियस पीपल। यहाँ पे बिल्कुल नाइट्रोजन के साथ जो साथ में 2 होता है ना, ठीक है, ये हम पहले भी बातें डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो स्टार्टिंग पे नंबर होता है ये पावर में जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ मैथमेटिक्स में हमने यही बात पढ़ी थी, क्या द concentration of the reacting molecule is directly proportional to their active masses raised to their power, ठीक है। तो जो भी ये बनेगा साथ में उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनकी पावर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट वाला नंबर होगा ना, ये नहीं, जो स्टार्ट वाला है जो आपने बैलेंसिंग के लिए नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाया होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी पावर बन जाएगा। हम जरा दूसरा मार्कर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा। ऑक्सीजन के साथ शुरू में कोई नंबर है नहीं है, 1 है तो 1 लगाए या ना लगाए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ देखिए ज़रा, इसके साथ भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट बिकम देयर पावर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास हुआ कंप्लीट। तो हमने अब सिंपल क्या करना है, सिंपल हमने इसका केसी फाइंड करना है। हमें तो ये पता है कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं, वो हमने उसका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। हमने क्या करना है, सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले है नाइट्रोजन, उसकी वैल्यू क्या है 3.90। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। वैल्यूज अगर आपने लिखनी है आप इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, नो इशू, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीजन की वैल्यू दी है 1.95, ठीक है। और क्योंकि नाइट्रोजन का ऊपर स्केयर है तो आप इसकी वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या दी हुई है 1.1 मोल पर डीएम क्यूब। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्केयर लगा दें क्योंकि उसके साथ स्केयर है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैंने कैलकुलेट करके रखे हमें आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आपको वैसे बता देती हूँ, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास कैलकुलेटर में, दैट विल बी 24.5 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, यूनिट्स कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको यूनिट्स जो है ना एग्जाम्पल सॉल्व करके बताई हुई हैं, किस तरह से उनके यूनिट्स निकाले जाते हैं। अच्छा, यूनिट्स निकालने के एक तरीके से चलो तो हम आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 24.5, ठीक है। अब क्या इसके यूनिट्स आएंगे, केसी के यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था पीछे न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व करके कि जो केसी होता है ना, अगर केसी यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का केसी होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि केसी इज द प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी बिलोंग टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, नॉट टू एन इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें उसको हम बैलेंस भी करते हैं। अब द रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने नंबर लगा के बैलेंस किया है अभी आपके सामने, ठीक है। उसके बाद अब हमने वैल्यूज पुट करके उसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें ये नहीं पता कि इसके यूनिट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ज़रा, यूनिट्स कब बनते हैं? जब दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो कोई यूनिट नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर यानी कि यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब यूनिट शो कर रहे हैं ना केसी के, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अगर दोनों तरफ बराबर हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यानी कि आपके बराबर हैं बिल्कुल, तो फिर तो यूनिट नहीं बनेगा। लेकिन अगर अनइक्वल हैं तो फिर यूनिट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो ज़रा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। हम इस वाले 2 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, पहले भी हमने काउंट किया था वैसे, ठीक है। इस वाले 2 को नहीं काउंट करना, सिर्फ इसको काउंट करना, जो आपने बैलेंसिंग के लिए नंबर लगाया उसको आपने काउंट करना, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के मोल्स 2 हैं और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के मोल्स 2 हैं, ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन के मोल्स यहाँ पे क्या हैं? यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये बैलेंस इक्वेशन तो ना हुई ना, यानी कि इसका यूनिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे? देखिए ज़रा, अगर आप लोग यहाँ पे भी लगा दो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके लिखूँ, ये स्टेप पेपर में आपने कच्ची पेंसिल से कर लेना ताकि आपको यूनिट का पता चल जाए, ठीक है। इस तरह नहीं लिखने बैठ जाना, मैं आपको समझाने के लिए बनाने लगी हूँ, ठीक है, लिखने लगी हूँ। जैसे कि अगर इसकी साथ में अगर मोल पर डीएम क्यूब लिखती तो मैं ऐसे लिखती, मोल पर डीएम क्यूब, और इसका मैं स्केयर लगा देती क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है इस वैल्यू के ऊपर। इसका मैं मोल पर डीएम क्यूब लिखती तो इस तरह से मोल पर डीएम क्यूब बाय, इसका मैं लिखती तो कैसे लिखती? मोल पर डीएम क्यूब और साथ में इसका आ जाता स्केयर, ठीक है। अब ये जो स्केयर है वो इस वाले स्केयर के साथ कैंसिल हो जाता, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब बच गया है और वो क्या बन जाएगा? इसका यूनिट, मोल पर डीएम क्यूब। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनी केसी ऑफ एनी रिएक्शन, केसी ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ओके। तो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल करना मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल को यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ लिया, आपको समझ आ गई उसमें क्या लिखा है, इक्वेशन दी हुई है, तो वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड, आपके लिए बहुत ही जो है, वैसे भी आप जीनियस हैं, आपके लिए तो वैसे भी आसान है, ठीक है। तो इक्वेशन दी हुई है, वेरी गुड। अगर नहीं दी हुई तो आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन बना लेनी, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग द लेक्चर में किस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन को सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, पहला स्टेप आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? बैलेंस द इक्वेशन, आपने क्या कर लिया? बैलेंस द इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं है तभी बैलेंस करनी है, अगर बैलेंस है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में फिर आपने क्या करना है? गिवन डाटा, ग्रैब, यहाँ पे फाइंड गिवन डाटा, यानी कि फाइंड करना है, यहाँ पे राइट करना है आपने गिवन डाटा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? आपने एक्सप्रेशन लिखना है केसी का, मैं ब्लू से लिख देती हूँ ताकि प्यारे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। आपने क्या लिखना है? राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी, केसी। 5 नंबर पे आपने क्या करना है? पुट द वैल्यूज इन केसी, ठीक है। पुट द वैल्यूज आपने पुट करनी है इन प्लेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। पुट द वैल्यूज, आपने वैल्यूज पुट की। 6 स्टेप के अंदर आपने क्या करना है? फाइंड यूनिट्स इफ एनी, फाइंड यूनिट। ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जब भी आपको किसी फाइंड करने के लिए आता है, और मेरे ख्याल से तो इस पूरे के पूरे न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपको केसी ही मेरा ख्याल है पूछा जाने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इक्वेशन दी गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी गई तो स्टेटमेंट से ही आपने इक्वेशन बना लेनी है। आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, गिवन डाटा आपने लिखना है। मैंने भी यही किया, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने केसी लिखना है, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन का ही होता है। नहीं, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। बल्कि ये सेकंड स्टेप होना चाहिए था, ठीक है। आप सेकंड कर लें, थर्ड कर लें, योर चॉइस, ठीक है। तो उसको आपने बैलेंस कर लेना। फोर्थ स्टेप के अंदर आपने केसी लिखना है। केसी के फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने केसी की वैल्यूज पुट कर देनी, जो भी उसके अंदर रिएक्टेंस थे उनकी जो वैल्यूज गिवन है वो आपने पुट कर देनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यूनिट्स फाइंड कर लेना है। तो ये आपका बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी में कर लेते हैं बच्चों। हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर कवर कर लें, ताकि आपको इजीली सारे के सारे न्यूमेरिकल्स समझ आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया हुआ है, ठीक है। तो हम जो है वो अब बाकी का भी इसी में कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नोट डाउन जिसके ऊपर भी करते उसको कर लें, ओके। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड वाले न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, और सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में उसकी डिमांड क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड उसकी क्या है, ओके जी। अब यहाँ पे भी सेम वही का वही है बच्चों। वैसे आप बाकी के न्यूमेरिकल अगर मेरे पहले बताए हुए न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आपके लिए बिल्कुल इशू तो है ही नहीं, ठीक है। और लेकिन फिर भी बच्चा लोग, आप लोगों को दिल करता है कि मैं करवा दूँ सॉल्व, तो ताकि आप मुझे अपनी दुआ में याद रख सकें, ठीक है। तो मैं करवा देती हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग इससे बड़ी जीनियस हैं, कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको मेरी कोशिश पसंद आ जाए, ठीक है। और कोशिश के बदले में लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ओके जी। उसके बाद है सेकेंड वाला हमारा है न्यूमेरिकल हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल इज दैट हाइड्रोजन iodide decomposes to form हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन बनाया, ये आयोडीन बनाया, ठीक है जी। उसके बाद इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज, उसके बाद इसी तरह उसने जिस तरह से पहले न्यूमेरिकल में बताई थी डिकम्पोजिशन वही बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर दी है, जो कि हमने कंसंट्रेशन लिखी थी, याद है आपको पिछले न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की, बिल्कुल इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज, अगर तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड की, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है वो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है दैट इज 0.078 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन आयोडीन की इज द सेम, ठीक है। और कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं ये गिवन डाटा में लिखूंगी, ठीक है। मैं रिवर्सिबल रिएक्शन आपको लिख के दिखाती हूँ। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिया हुआ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने ये कहा था कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर तो इक्वेशन आपको दी गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी गई तो यू आर वेरी जीनियस। आप लोग बिल्कुल इसका जो है वो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज, हाइड्रोजन आयोडाइड की बात हो रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। कोई मुश्किल है ना आपको, ठीक है। अब हमने जी ये लिख लिया, हमने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करके अपनी इक्वेशन भी बना ली, ठीक है। यहाँ तक तो आपका मैटर बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, आयोडीन 1 है। इसका मतलब ये है
दोनों ही 2 2 बने हैं, आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो 2 2 बन गई हैं, ठीक है, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होल ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो फिर हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और आयोडीन भी 2 हो जाए। अब हमारी इक्वेशन ये बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा मतलब जो भी आपको गिवन है, मोलर यानी कि जो कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, किसकी कंसंट्रेशन आपको दी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो मोलर कंसंट्रेशन जो आपको गिवन है हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है, जाहिर सी बात है जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, जो मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, आप लोगों ने उसको इस ब्रैकेट से शो करना है, ठीक है। वो हमारे पास कितनी दी गई है, दैट इज 0.078 मोल पर DMQ। कंफ्यूज नहीं होना इस लाइन से, ठीक है। ये जो मैंने इटैलिक्स में लाइन लगाई है, ठीक है, दिस बेसिकली मीन्स पर, ठीक है, जो कि आप लोग इस तरह से भी शो कर सकते हो 3 के साथ माइनस लगा के, लेकिन इस तरह से भी शो कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सेम उसने वैल्यू दी हुई है हाइड्रोजन की और आयोडीन की, यानी कि 0.011 मोल पर DMQ। अच्छा जी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, दैट इज 0.11 मोल पर DMQ, ठीक है। इसी तरह से आयोडीन की इतनी दी हुई है कंसंट्रेशन, दैट इज 0.11 मोल पर DMQ, क्योंकि उसने कहा इन दोनों की सेम है, ठीक है। हमने ये लिख दी। अब फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हमने इक्वेशन को, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया स्टेटमेंट को। सेकंड स्टेप के अंदर हमने इक्वेशन को लिखा। थर्ड स्टेप के अंदर हमने इसको बैलेंस कर लिया। फोर्थ स्टेप के अंदर हमने गिवन डाटा निकाल लिया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने केसी लिख लेना, केसी का एक्सप्रेशन लिख लेना। वो तो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होती हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हम आयोडीन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 2 है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हम लोग इनको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं इक्वेशन में, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, दैट नंबर विल बिकम द पावर इन द केसी एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है, या एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम इसको स्केल के सामने शो कर देंगे। अब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की क्या वैल्यू गिवन है, 0.11। मैं यूनिट्स भी साथ लिख रही हूँ, पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने अलहदा से स्टेप कर दिया था, लेकिन अब मैं साथ ही लिख रही हूँ ताकि आपको यहीं पे यूनिट्स क्लियर हो जाए। मोल पर DMQ, ठीक है। मैंने आपको कहा था आप इस ब्रैकेट से भी शो कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन की कितनी है, 0.11 मोल पर DMQ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये दोनों की सेम है। उसके बाद आप बिल्कुल इक्वल का साइन यहाँ भी लगाएंगे, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है, 0.078 मोल पर DMQ, यहाँ पे लगा दो स्क्वायर, ठीक है। अब जी कैलकुलेटर से जो हमारे पास वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, इवन कि आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हो, और आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके आंसर जो मेरे आंसर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है क्लियर हो जाएगा आपको ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे केसी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.0198, ठीक है। केसी इज इक्वल टू 0.0198। क्या है इसका कोई यूनिट बनता है, ये मोल पर DMQ इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अब एक बचा, तो ये मोल पर DMQ इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं बनता भाई, इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। तो मैंने यही बात की थी कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम जो आपकी इक्वेशन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो कोई यूनिट नहीं बनेगा, वही बात साबित होगी, ठीक है। लेकिन पहले वाले न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम नहीं थे, जिसके वजह से उसका यूनिट बन गया था। यहाँ पर यूनिट नहीं बनता तो हम नहीं लिखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ केसी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ओके जी। अब हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है जी।
मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी में कंप्लीट करवा दूँ आपको इजीली, ताकि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ठीक है, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है बेटा लोग, तो फिर हम ऐसा करते हैं, बाकी के जो दो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपका सपोर्ट चाहिए ताकि आप मेरी कोशिश जारी रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, और वो कैसी होगी, लाइक करके। ठीक है, बिल्कुल इस वीडियोस को जो है शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो बिल्कुल, ये पता है आपको कोविड-19 का कितना इशू चल रहा है, तो आप बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, तो आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।